सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई कविता उषा का अध्ययन करेंगे। उषा कविता पढ़ने से पूर्व आइए हम शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन परिचय और उनकी रचना के विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं। आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के एक स्तंभ शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून में हुआ था। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में शमशेर बहादुर जी का नाम आता है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने हिंदी साहित्य में अनेक रचनाएं की। उनमें से कुछ प्रकाशित रचनाएं इस प्रकार से हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे है होड़ मेरी। शमशेर बहादुर सिंह जी को अनेक सम्मानों से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान जैसे अन्य अनेक पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए। शमशेर बहादुर सिंह जी ने उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया। 12 मई सन 1993 में प्रयोगवाद का यह पुरोधा कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। खुद को हिंदी और उर्दू का दोआब मानने वाले शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियेतर की है। विचारों के स्तर पर, प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूंची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उन्होंने उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है। शमशेर बहादुर सिंह सौंदर्य के अनूठे चित्रों के सृष्टा के रूप में हिंदी में सर्वमान्य हैं। प्रस्तुत कविता उषा भी शमशेर बहादुर के सौंदर्य बोध की कविता है। सूर्योदय से पहले के जो 2 घंटे होते हैं, लगभग 2 घंटा कह सकते हैं, उसे हम उषा काल कहते हैं। तो सूर्योदय के पहले, सूर्य के उगने से पहले आसमान का जो रंग है बदलता रहता है, पल पल उसमें नवीनता आती रहती है। तो उसी पल पल परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने उषा का विषय वस्तु बनाया है, उषा कविता का विषय वस्तु बनाया है। उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लीपा चौका है और है
स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती हुई उषा। तो प्यारे बच्चों, उषा कविता में सूर्य के उगने से पहले आसमान का रंग कैसे बदलता है, क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में कवि ने बताया है। तो आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि प्रात का नभ बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना नीले शंख से की। सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य को उकेरते हुए कवि कहता है कि प्रातःकालीन नभ नीले शंख के समान है। सूर्योदय से पहले आकाश अपने गहरे आसमानी रंग से सुशोभित था और कैसा लग रहा था? शंख के समान गहरा नीला लग रहा था। आकाश के नीलेपन और उसकी स्वच्छता को उभारने के लिए कवि ने यहाँ शंख की सुंदर कल्पना की। शंख से नीले आसमान की तुलना कर दी और इस तुलना के कारण यहाँ उपमा अलंकार हो गया। और उसके बाद जब थोड़ा और सुबह हुई, भोर होने पर नीला रंग कुछ मंद पड़ गया और वातावरण में नमी दिखाई देने लगी। तो प्रातःकालीन वातावरण में ओश की नमी के कारण आकाश का रंग गहरा सुरमई हो गया और आकाश की इस आभा को देखकर कवि कहता है कि भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इस सौंदर्य को देख करके, आसमान के सौंदर्य को देखकर कवि को लगा कि मानो किसी गृहिणी ने अपना चौका अभी अभी लीपा है। चौका जहां भोजन बनता है उसे चौका कहते हैं, उस स्थान को। तो उसे पवित्र रखा जाता है, लीप पोत करके उसे स्वच्छ रखा जाता है। तो आसमान के इस पल पल परिवर्तित सौंदर्य में कवि लीपे हुए चौके की कल्पना करता है और कहता है कि मानो किसी गृहिणी ने अपना चौका अभी अभी लीपा है, जो सूख न पाने के कारण अभी भी गीला पड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ कोष्ठक में दिया गया है अभी गीला पड़ा है। प्रायः कोष्ठक में दी गई जानकारी अतिरिक्त ज्ञान की सूचक होती है। यहाँ कोष्ठक में दी गई जानकारी कि अभी गीला पड़ा है, ये क्या जानकारी देती है? यह किस बात की सूचक है? कि आकाश रूपी चौका अभी ताजा है। यह उसकी नवीनता की सूचना देता है। कवि लीपे चौके से आसमान की पवित्रता और गीलेपन से उसकी ताजगी और नवीनता का बोध कराता है। हाँ, अभी गीला पड़ा है। और प्रातःकालीन, इसका दोनों की तुलना कैसे करता है कि प्रातःकालीन वातावरण में ओश और नमी है, गीले चौके में भी नमी रहती है। तो दोनों की समानता के कारण चौके को यहां गीला बताया गया है। अब देखिए, प्रातःकालीन आकाश की तुलना शंख से, नीले शंख से और लीपे हुए चौके से की गई है। तो यहां तुलना करने के कारण उपमा अलंकार है। कवि आगे इस पल पल परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। अब भोर के जो हल्के हल्के अंधेरे हैं, भोर के समय का जो हल्का अंधेरा है और उगते सूर्य की लालिमा है, तो दोनों के मिश्रण को देख करके कवि कल्पना करता है, कवि संभावना करता है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे
धुल गई हो, मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धो दी गई हो, अथवा स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या किसी बच्चे ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो, अपने स्लेट पर उसने लाल खड़िया चाक को पोत दिया हो। अब यहां अंधेरा काली सिल या स्लेट के समान, तथा सूर्य की लाली लाल केसर या लाल खड़िया चाक के समान दिखाई पड़ रहा है। यहां काली सिल और लाल केसर तथा काली स्लेट और लाल खड़िया चाक के प्रयोग से उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि कवि अंधेरे में, जो प्रातःकालीन भोर के समय का जो अंधेरा है, उसमें काली स्लेट अथवा बहुत काली सिल की संभावना कर रहा है, और सूर्योदय की जो लालिमा, सूर्योदय से पूर्व की जो लालिमा है, उसमें लाल केसर या लाल खड़िया चाक की संभावना कर रहा है। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां भी कवि की संभावना के कारण स्लेट और काली सिल में अंधेरे में स्लेट और काली सिल की संभावना, और सूर्य की जो लालिमा है उसमें लाल केसर अथवा लाल खड़िया चाक की संभावना कर रहा है। तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखते हैं। कवि आगे सूर्योदय की बेला में उभरने वाली प्राकृतिक शोभा का बड़ी सूक्ष्मता से चित्रण कर रहा है। बड़ी सूक्ष्मता से चित्रण करते हुए कहता है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब भोर का समय, आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूर्य की किरणें अपनी श्वेत आभा के साथ दिखने लगती हैं। सूर्योदय जब हो जाता है तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही है। अब देखिए, यहां कवि नए उपमानों की कल्पना कर रहा है। कवि कल्पना कर रहा है कि सूर्योदय जब हो रहा है तो उसमें संभावना क्या कर रहा है, क्या कल्पना कर रहा है कि मानो गोरे रंग की कोई युवती, सुंदरी युवती नीले जल में स्नान कर रही हो। अब नीले जल में, आसमान में नीले जल की संभावना और सुंदरी के गोरी देह की तुलना सूर्योदय की जो किरणें हैं, सूर्य की जो सफेद किरणें हैं, सुनहली किरणें हैं, उन सुनहली किरणों की कल्पना कर रहा है। सुनहली किरणों में किसी नहाती हुई गोरी युवती के झिलमिलाती देह की कल्पना कर रहा है। अब नीले जल के उपमान द्वारा कवि प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित करना चाहता है, और नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह के उपमान से हमारी आंखों के सामने प्रातःकालीन सौंदर्य का एक चित्र उपस्थित कर देता है। और यह कवि की एक नवीन कल्पना है। और जादू टूटता है इस उषा का, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू से क्या तात्पर्य है? तो सूर्योदय से पहले जो आसमान का पल पल परिवर्तित रंग है, प्रातःकालीन वातावरण का जो अपार सौंदर्य है, उसके पल पल परिवर्तन से जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसे ही कवि यहां उषा का जादू कहता है। और जादू टूटता है इस उषा का। ये जादू टूटता कैसे है कि सूर्योदय होने से, जब सूर्य उगने लगता है, जब सूर्य उग जाता है, तो आसमान में जो ये सौंदर्य दिखाई पड़ रहा, पल पल बदलता हुआ रंग दिखाई पड़ रहा है, यह सब छू मंतर हो जाता है। और एकदम छू मंतर हो जाने के कारण जादू का समाप्त होना, जादू का टूट जाना, ये कहता है कवि। यह भव्य प्राकृतिक दृश्य सूर्य के तरुण किरणों से नष्ट होने लगता है। तो प्यारे बच्चों,
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने उषा कविता में विभिन्न उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उसकी स्वच्छता का वर्णन किया है। तो आइए इस कविता के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य में हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों की बात करते हैं। तो उषा कविता के भाव सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय से पूर्व के पल पल परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने वातावरण चित्रण में अद्भुत सफलता प्राप्त की है और सूर्योदय से पूर्व के सौंदर्य के शब्द चित्र को यहाँ साकार रूप दिया है। शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में हम रस, छंद, अलंकार, भाषा आदि की बात करते हैं। तो यहाँ शांत रस और श्रृंगार रस का सुंदर समावेश है। उषा कविता में श्रृंगार रस के भी दर्शन होते हैं। नील जल में या किसी की गौर जिलमिल देह जैसे हिल रही हो, है ना। तो यहाँ पर शांत रस और श्रृंगार रस का सुंदर समावेश हुआ है। मुक्त छंद का प्रयोग है। आप देख रहे हैं इसमें कविता में कहीं लयात्मकता नहीं दिख रही है आपको। एक पंक्ति में केवल कवि ने और लिख दिया, एक शब्द, हाँ, दूसरी जगह भोर का नभ 3 शब्द लिख दिया, फिर सूर्योदय हो रहा है, ये 4 शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से इसमें कोई लयात्मकता या छंदबद्धता नहीं है, तो मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। कवि नीले आसमान से नीले आसमान की तुलना नीले शंख से कर रहा है। उपमा अलंकार है। अंधेरे में काले सिल और सूर्य की लालिमा में केसर या लाल खड़िया चाक की संभावना कर रहा है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली में कविता लिखी गई है। खड़ी बोली हिंदी की एक पश्चिमी हिंदी का एक रूप है खड़ी बोली, जिसे मानक हिंदी का रूप दिया गया है, मानक भाषा का रूप दिया गया है। तो खड़ी बोली में कविता अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण और बिंबात्मक है। अनेक बिंबों को आपने देखा। प्रातःकालीन नभ का, आसमान का जो दृश्य है, नीले जल में स्नान करती युवती का दृश्य है। तो दृश्य बिंब दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर दृश्य बिंब है। चित्रात्मक भाषा में नए उपमानों का सुंदर प्रयोग हुआ है। आप देख रहे हैं काली सिल, राख से लिपा हुआ चौका, नीला शंख, जल में स्नान करती हुई, हाँ, नील जल में झिलमिलाती हुई गोरी देह। तो ये नए उपमानों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, उषा कविता का हमने सांगोपांग अध्ययन किया, पूरे तरह से हमने इसको पढ़ा। अगली कक्षा में हम इस कविता के जो प्रश्नोत्तर हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।